अलावा शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुनरबाज का। आपके हाथ में स्मार्टफोन होगा, ऑफ कोर्स सबके पास होता है, और बहुत से लोगों के पास महंगा लैपटॉप भी होता है जो अक्सर उस पर काम करते हैं। अगर आप भी इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद खुद को स्मार्ट समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी भूल है, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप की ज्यादा आदत हमें भुलक्कड़ बना रही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पूरा दिन मोबाइल और लैपटॉप पर बिताने के बाद भी कभी कभी हमें कुछ भी याद नहीं रहता? हमें ये तक याद नहीं रहता कि हमने लैपटॉप पर क्या किया और मोबाइल पर हमने देखा क्या। फिर चाहे हमने एक से बढ़कर एक नई जानकारियां इन गैजेट्स के जरिए क्यों ना हासिल कर ली हो, लेकिन सच यही है कि हमारी जानकारी हमारे दिमाग में टिकती नहीं है। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं कि इसको कहते हैं डिजिटल डिमेंशिया। ये उसी के लक्षण है। डिजिटल डिमेंशिया मतलब कि डिजिटल दुनिया में इस कदर खो जाना कि हमारी सोचने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और खास तौर पर बच्चों के लिए तो ये डिजिटल डिमेंशिया बेहद खतरनाक है, क्योंकि उनकी याद करने की क्षमता कम हो रही है, साथ ही एकाग्रता में कमी आ रही है, फिर उन्हें पढ़ाई बोर सी लगती है। ऐसे में उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी जीरो हो जाती है। लेकिन क्या इस बीमारी से बचा जा सकता है? कैसे हम डिजिटल डिमेंशिया के शिकार होते हैं और कैसे लोग इस बीमारी से उबर सकते हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे तमाम विशेषज्ञों से जो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। दिन भर मोबाइल पर, फिर भी याद नहीं कि मोबाइल पर हमने क्या क्या देखा। दिन भर सोशल मीडिया पर, फिर भी याद नहीं कि हमारी आंखों के सामने से आज क्या क्या गुजरा। हमारा ये हाल तब है जब मोबाइल के चलते दुनिया हमारी मुट्ठी में है और सूचनाएं हमसे महज एक क्लिक की दूरी पर हैं। हम मोबाइल पर देख सुन तो रहे हैं, लेकिन देखा सुना हमें कुछ भी याद नहीं है। हम सूचनाओं की सुनामी के बीच तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हर खबर से हम बेखबर होते जा रहे हैं। हमारी दुनिया भले ही डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रही है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डिजिटल होना हमारी दिमागी सेहत पर अब भारी पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल ने हमें अब डिजिटल डिमेंशिया की हद तक पहुंचा दिया है। एक तरह से कहें तो स्मार्टफोन ने हमें दिमागी तौर पर स्मार्ट नहीं बल्कि खोखला करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारी सोचने, समझने, याद रखने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है और डिजिटल डिमेंशिया का ये रोग तेजी से हमें अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ब्रिटेन में हाल के साल में हुई एक रिसर्च में पाया गया है कि दिन में 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से वेस्कुलर डिमेंशिया और अल्जाइमर का जोखिम तेजी से बढ़ा है। वेस्कुलर डिमेंशिया में दिमाग में पहुंचने वाले खून की सप्लाई तेजी से प्रभावित होती है, जिसका हमारे ब्रेन पर सीधा असर होता है। आज हाल ये है कि हम जाने अनजाने मोबाइल की वजह से डिमेंशिया और अल्जाइमर की ओर बढ़ रहे हैं और बीमार होते हमारे दिमाग की खबर तक हमें नहीं है। ब्रिटेन में एक ऐसी स्टडी हुई है जिसमें देखा गया है कि जो लोग डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत हाई है, स्पेशली जो युवा लोग हैं, एडोलेसेंट हैं, उनमें डिजिटल डिमेंशिया नाम की बीमारी हो रही है। और उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं कि 30% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर याददाश्त कम हो रही है और 60% ऐसे लोग हैं जिनका फोकस कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी आई है ब्रिटेन की, जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है कि हम लोग जो स्क्रीन टाइम को बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इससे हमारे ब्रेन पे कितने सारे इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हाल फिलहाल के सालों में ऐसी तमाम रिसर्च सामने आ चुकी हैं जिसमें ये पाया गया है कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों की याद रखने की क्षमता कम होती जा रही है। स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बार बार कंफ्यूज होने की शिकायतें बढ़ी हैं। फोकस की कमी भी ज्यादा देर स्मार्टफोन पर रहने का एक साइड इफेक्ट है। थकान और ब्रेन फॉग जैसी बीमारियों ने भी मोबाइल की वजह से हमारी जिंदगियों में पैठ जमा ली है।
जाहिर है मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हम दिमागी तौर पर थकते जा रहे हैं। रिसर्च बताती है कि 20 से 40 साल के लोगों में डिजिटल डिमेंशिया की शिकायत ज्यादा सामने आ रही है। स्मार्टफोन की वजह से आज लोगों को सूचनाएं तो तुरंत मिल रही हैं, लेकिन उन सूचनाओं को लंबे वक्त तक याद रखना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मोबाइल पर हमारी निर्भरता ने हमारी याद रखने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है। आजकल सब लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग इसकी चपेट में हैं। तो हम कैसे किसी को बचा सकते हैं? डिजिटल डिमेंशिया के सिम्टम्स आ रहे हैं कि हम मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे, हमारी मेमोरी लॉस हो रही है। पहले ऐसे सिम्टम्स सिर्फ बड़े लोगों में, जो ज्यादा एज के हैं, उनमें देखने को मिलते थे, पर अब छोटे बच्चे और यंग एज के लोग बहुत जल्दी चीजें भूल जा रहे हैं। उनकी प्लानिंग, उनकी एग्जीक्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाती, जस्ट बिकॉज उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। बहुत ज्यादा मीडिया एक्सपोजर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन को एक्सटर्नली मिल रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। और जब हम प्लान करते हैं, वो एग्जीक्यूशन तक इतना डैमेज हो चुका है कि वो पूरा नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि डिजिटल डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस रोग से मुक्ति का रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है। अभी मोबाइल से तुरंत के तुरंत उचित दूरी बना पाना इतना आसान भी नहीं है। मोबाइल को हमने जरूरत से ज्यादा अब अपनी मजबूरी जो बना लिया है। ऐसे में सवाल है कि डिजिटल कैद से दिमाग को कैसे आजाद किया जाए और कैसे खुद को, अपने आसपास वालों को डिजिटल डिमेंशिया से बचाया जाए। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने और समझाने की कोशिश की है कि आखिर ये डिजिटल डिमेंशिया है क्या, कैसे हमें ये खोखला कर रहा है और कैसे हमारे दिमाग पर ये पूरी तरह से हमारे दिमाग को इसने कैप्चर कर लिया और इससे अब बचा कैसे जा सकता है। इसको थोड़ा और विस्तार से हम समझते हैं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं निराली भाटिया जी, साइकोथेरेपिस्ट हैं, और साथ ही साथ हम जिसको कहते हैं कि डी एडिक्शन काउंसलर, और ये डिजिटल किस तरीके से खुद को डी एडिक्ट किया जाए उस पर भी बात हम इनसे करेंगे। डॉक्टर ज्योति कपूर साइकेट्रिस्ट हमारे साथ है, डॉक्टर डीके गुप्ता सीएमडी फेलिक्स हेल्थ केयर से और पेडिट्रिशियन भी है, बच्चों के बारे में भी आपसे जानेंगे। डॉक्टर अंशुमन कुमार है, डायरेक्टर हैं धर्मशिला हॉस्पिटल से। शुरुआत डॉक्टर अंशुमन आपसे करते हुए, एक हमारी स्टोरी और पैकेज के जरिए हमने ये समझाने की कोशिश की है कि डिजिटल डिमेंशिया आखिर क्या है। मैं अगर डॉक्टरी भाषा में, और अगर मैं आपको कहूं कि एक सरल भाषा में एक आम व्यक्ति को ये समझाइए कि पहली बात डिजिटल डिमेंशिया क्या है, दूसरा ये कैसे हमारे दिमाग पर हावी होता जा रहा है। डॉक्टर अंशुमन जी, नवजोत जी, पहले तो मैं तारीफ करूंगा इस शो का कि हर बार इस तरह के टॉपिक उठाते हैं जो एक्चुअली पब्लिक कनेक्ट का टॉपिक है। डिजिटल डिमेंशिया से आमतौर पे लोग समझेंगे कि मेमोरी लॉस मतलब भुलक्कर हो जाना। एक्चुअली यह नहीं है। डिमेंशिया का शाब्दिक हिंदी अर्थ है मनोभ्रंश, मतलब मन का अपभ्रंश हो जाना, इनएबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता कम होना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, इस तरह की बहुत सी। डिमेंशिया वर्ड जो आया था, एल्डरली डिमेंशिया, जब उम्र ज्यादा हो जाए किसी की तो नर्व न्यूरोडिजेनरेटिव मतलब नर्व के सूख जाने, ब्रेन की नसें सूखने के कारण आदमी भूलने लगता था। फिर आया प्री सेमिनाइल डिमेंशिया मतलब अल्जाइमर डिजीज, उम्र से पहले कोई भूलने लगे। लेकिन 2012 में एक जर्मन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट ने इसको कॉइन किया, डिजिटल डिमेंशिया मतलब यंगस्टर्स, यंग बच्चे ये आ रहे हैं डिमेंशिया, लेकिन कोई फाइंडिंग ऐसी नहीं मिली, कोई कारण नहीं मिल रहा है आखिर है क्या। तो देखा गया है ऐसे व्यक्ति जिनका स्क्रीन टाइम, वो भी पैसिव स्क्रीन टाइम, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, पैसिव स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा है, उनको भूलने की समस्या होने लगी। आप ही के शो पे हमने चर्चा की थी ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग की, मोबाइल स्क्रॉलिंग की, कि एवरेज एक महीने में एक इंसान 12 किलोमीटर लगभग स्क्रॉल कर लेता है। अब आप इमेजिन कीजिए, आज इंसान 12 किलोमीटर चल नहीं रहा है, लेकिन उसके अंगूठे 12 किलोमीटर चल रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? फोन में नंबर सेव हुआ। पहले मुझे याद है 7 डिजिट तक का लैंडलाइन नंबर हम लोग को याद था, या कुछ डायरी में लिखते थे। आज एक नंबर याद नहीं, जीपीएस आया, ऐप बुकिंग आई, ये सब आते आते स्लोली हेडोनिस्टिक स्क्रॉलिंग, मतलब आप स्क्रॉल कर रहे हैं सुखवाद के लिए। ये करते करते ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन खराब होने लगा। बात वही नहीं रुकी, वाईफाई का जो इस्तेमाल हो रहा है वो ब्रेन के एक पर्टिकुलर मेमोरी सेंटर को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसके कारण मेमोरी लॉस। इसके बाद
ऐसे लोग आमतौर पे बैठे रहते हैं। मोटापे के कारण विसरल ओबेसिटी, जिसको हम कहते हैं पेट का मोटापा, को बढ़ने के कारण इन्फ्लेमेशन, ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, मेमोरी लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्बेंस, मेमोरी लॉस की इतना बड़ा एक कॉबवेब मकर जाल है जिसको लोग लाइटली ले रहे हैं। लाइटली लेने की चीज नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति, आपके पास आते हुए डॉक्टर अंजुमन की बात को ही आप आगे बढ़ाइए। कैसे डिजिटल डिमेंशिया के शिकार धीरे धीरे लोग होते जा रहे हैं और कैसे जो मोबाइल या फिर लैपटॉप की लत है वो हमें खत्म कर रही है एक तरीके से। राइट नवजोत, और जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा है कि रिसर्च में ये फाइंडिंग्स आई हैं, बट अगर हम रीजनेबली वैसे भी सोचें, जिस भी बॉडी के हिस्से को हम यूज करते हैं उसकी ताकत बढ़ती है, जिसको हम कम यूज करते हैं उसकी ताकत घटती है। तो डिजिटल इंटरनेट और इन सब माध्यमों से क्या हो रहा है कि हमने अपना जो ब्रेन का काम है वो हम एक्सटर्नल डिवाइसेस से ले रहे हैं। सबको आपको कुछ कैलकुलेट करना है तो आप यूजुअली अपने दिमाग को यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे आप कैलकुलेशन के लिए दिमाग नहीं यूज कर रहे, आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, अब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। सो आपने जो काम दिमाग से लेना है जब आप वो ले ही नहीं रहे हैं तो दिमाग ऑब्वियसली वो जो हिस्सा है वो डिजेनरेट होने लग जाता है। और इसीलिए डिजिटल डिमेंशिया के सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल एज ग्रुप माना जाता है वो बच्चे और एडोलेसेंट माना जाता है। उनकी ग्रोइंग एज है और अभी उनका ब्रेन बन रहा है। तो जब भी हम कोई एक्टिविटी करें, अब मैं ये हाथ ऐसे हिला रही हूँ तो इसके चलते मेरे न्यूरॉन्स में फायरिंग हो रही है, न्यूरॉन्स जो है वो ब्रांच कर रहे हैं। तो मतलब कि जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर रही है जब मैं कुछ लिख रही हूँ, जो मैं कुछ समझ रही हूँ। बट अब हम वो कर नहीं रहे हैं, उसकी जगह हम एक बहुत पैसिव एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ब्रेन की जो वायरिंग है वो उतनी ज्यादा रिच, उतनी ज्यादा जैसे पेड़ों की टहनियां बढ़ती हैं उस तरीके से नहीं ग्रो कर रही हैं। तो जो दिमाग का जो ग्रे मैटर है वो कम ग्रो कर रहा है। जब वो कम ग्रो करेगा तो उसकी एक्टिविटी स्लो होने लग जाएगी। तो इस वजह से जो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हम बोलते हैं कि आप अटेंशन कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है, आप चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, आपकी रीसेंट मेमोरी मतलब अभी कुछ हुआ और आपको याद नहीं रह पाता है, और उसके साथ साथ जो आपका ओवरऑल चीजों को समझने कनेक्ट करने का तरीका जिसके लिए आपको थोड़ा सोच विचार थोड़ा मंथन चाहिए, आप इतना समय ही नहीं उस पर स्पेंड कर रहे हो तो आप सोचोगे क्या। तो जो इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो वाली चीजें आपकी होनी कम होती चली जा रही है। तो ब्रेन की डेवलपमेंट कम हो रही है एक तरफ, जहाँ बच्चों का सवाल है, और जहाँ एडल्ट्स का सवाल है उनकी डीजेनरेट होती जा रही है। तो उनमें होने की संभावना, जल्दी होने की संभावना जो है बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि 2060 तक 5 से 6 टाइम्स डिमेंशिया जो है पॉपुलेशन में बढ़ जाएगा। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपको इंक्लूड करूंगी। अब यहाँ पर बच्चों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल मैक्सिमम अगर आप स्कूल में जाएं तो टीचर खुद कहती है कि एक क्लास में हम पहचान लेते हैं कि कितने बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल क्या है, कितना बच्चा अटेंटिव है, नहीं अटेंटिव। पहले ये शब्द चलता था कि बच्चा इनअटेंटिव है, लेकिन आजकल पहली बात तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, बच्चे एंजाइटी हाइपर बहुत ज्यादा होते हैं, ये क्लास में क्लियरली नजर आता है। क्या इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, और अगर है तो किस तरीके से आने वाले समय में ये उनकी सेहत को और ज्यादा हार्मफुल बनाएगा? देखिए नवजोत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी एक ब्रिटेन में स्टडी हुई है जिसमें डाटा निकल के आया कि 60% बच्चों में कहीं ना कहीं फोकस कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटल प्रॉब्लम। तो डिजिटल स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, उसकी वजह से सिम्टम्स जो आ रहे हैं 60% बच्चों में, जो छोटा नंबर नहीं है। दूसरी बात, 30% बच्चों में ऐसा आ रहा है कि उनमें डिमेंशिया के सिम्टम्स बिल्कुल फुल ब्लोन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे बच्चे, हम लोग युवा भी फोन मिलाते हैं तो फोन मिलाते टाइम हमें पता नहीं लगता, हम भूल जाते हैं कि हमने किसको फोन मिलाया है, या हम कभी कभी बात करते करते भूल जाते हैं कि अरे हम लोग क्या बोलने वाले थे, मैं मिस कर गया हूँ। तो ये सिम्टम्स बहुत कॉमन हो गए। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में तो जो इन्फेंसी होता है, बच्चा 1 साल से कम होता है तो मदर्स उस टाइम उसको मोबाइल पर पकड़ाने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एडिक्शन जो है वो इन्फेंसी से स्टार्ट होकर टॉडलर, फिर वो एडोलेसेंसी तक बढ़ता जाता है। तो स्पेशली जो स्क्रीन टाइम है बच्चों में बहुत बढ़ रहा है, उसकी वजह से सबसे जो बड़ा दुष्प्रभाव बच्चों में देखा जा रहा है उनके ब्रेन पे है, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है उनके बच्चों में। और कॉग्निटिव डिक्लाइन जो छोटा शब्द लग रहा है आपको, बट इसका जो अगर डिटेल में बात करेंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बच्चों में। एक तो उनकी मेमोरी लॉस हो रहा है, मतलब उनको स्टोर करने की, रिटेन करने की और रिकॉल करने की क्षमता कम हो रही है, अटेंशन स्पैन का कम हो रहा है, कैपेसिटी फोकस कम हो रही है, परसेप्शन
एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन फंक्शन है जिसमें हम सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, जो एनवायरनमेंट में होती है, उनको परसेप्ट करते हैं कि ठंडा है, गर्म है, कि या एनवायरनमेंट कैसा है, वो कम हो रहा है। लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना, नई एक लैंग्वेज को एबिलिटी लर्न करना, उसको कम्युनिकेट करना, वो पुअर होती जा रही है। बिकॉज इस समय हम सब जानते हैं लैंग्वेज लर्न करने का जमाना है, लोग मल्टीपल लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। बिकॉज अब डिजिटल डिमेंशिया ये स्किल कम हो जाएगी, लर्निंग जो उनकी कैपेसिटी है वो काफी कम हो रही है। जजमेंट करना, सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, लर्निंग, प्रोसेसिंग स्पीड, जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, ब्रेन के अंदर भी प्रोसेसिंग स्पीड है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन की, वो बच्चों में कम हो जा रही है। स्पेशल अवेयरनेस कम हो रही है, सोशल कॉग्निशन कम हो रहा है। ऐसे इसकी वजह से बच्चे जब बहुत सारे डिजिटल इक्विपमेंट यूज करते हैं तो उनके अंदर ओबेसिटी है, मोटापा है, वो बढ़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही है, उसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल मल्टीपल इफेक्ट्स है। मैं लौटती हूँ आपके पास। निराली भाटिया जी, मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। अब आपने सुना कि डिजिटल डिमेंशिया क्या है और क्या क्या सिम्टम्स उसके, और इसका असर क्या होगा। जिस तरीके से डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, अगर हम यही देखें कि किसी बच्चे में ये सारे सिम्टम्स हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बच्चे का भविष्य बिल्कुल खत्म है। बच्चा टोटली गैजेट्स पे ही डिपेंड करेगा, मेमोरी बिल्कुल अच्छे तरीके से उसकी ग्रो नहीं हो पाएगी, लर्निंग कैपेबिलिटी उसकी बिल्कुल जीरो होती जा रही है। सोसाइटी में वो कैसे मूव ऑन करेगा? तो क्या किया जा सकता है ऐसे बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए भी? नवजोत जी, एक सिंपल कहावत है कि कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा यूज हो जाए, यानी इम्बैलेंस यूज करते हैं, तो वो डेट्रीमेंटल हो ही जाती है। चाहे वो खाना हो, चाहे वो प्यार हो, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम हो तो वो कहीं ना कहीं नुकसान ही करती है। तो सेम वे मोबाइल एंड स्क्रीन टाइम है, जितनी जरूरत है उतना ही होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अगर हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं तब जाके ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। अब तकलीफ ये हो रही है कि मोबाइल डिवाइस देखने में डेंजरस नहीं लगता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स वो उसकी गहराई नहीं समझ सकते कि इसका नुकसान कैसे है। यही अगर कोई बच्चा समझो माचिस की तीली से खेल रहा हो, हम तुरंत वहां पहुंच के उसके हाथ से छीन लेंगे, क्योंकि हमें वो पता है बचपन से कि ये डेंजरस है, फायर इज डेंजर, ये ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है। बट स्क्रीन में ये नहीं मिलता है, एंड इस कारण बहुत लोग सिंपली गिव अप कर देते हैं कि मेरा बच्चा जिद्दी है, सुनता नहीं है, एंड दे डोंट टेक एनी एक्शन। मैं यही कहना चाहूंगी हर पेरेंट से, हर केयर गिवर से, कि ये डिवाइस भले देखने में खतरनाक नहीं हो, लेकिन टाइम एंड अगेन नया नया रिसर्च रोज नए इसके नुकसान बता रहा है, एंड द प्रॉब्लम इज इम्बैलेंस। सो सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम मॉनिटर करना इज कंप्लीटली अनअवॉइडेबल, मतलब वो एक मैंडेटरी चीज है। इट्स लाइक अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको लाइसेंस की जरूरत है, सेम वे अगर आपको मोबाइल यूज करना है तो एक स्क्रीन टाइम पे रेगुलेशन की सख्त जरूरत है। और ये कलेक्टिवली सारों ने करना चाहिए, स्कूल में, घर में पेरेंट्स ने, एंड पीयर सर्कल में भी, तभी ही ये सब लोग इजीली इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बच्चे के लिए हम रोक लगा दें और बड़ों में ना रखेंगे रोक। एंड स्क्रीन टाइम को उसमें डिवाइड करना चाहिए कि जैसे प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम क्या है मेरा और एंटरटेनमेंट क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ हमारा पैसिव यूसेज एंटरटेनमेंट से आता है। तो ये डिवाइड अगर हम कर ले तो हम स्क्रीन टाइम अच्छे से बैलेंस करते हैं। जहां से शुरुआत हो सकती है अ गुड बैलेंस्ड यूज की। बिल्कुल, लौटती हूँ आपके पास। बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, आपके पास आते हुए, एक डॉक्टरी भाषा में ये भी शब्द कहा जाता है विजुअल लर्निंग। देखिए, हमारे फोन में या हमारे लैपटॉप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर बच्चे सीखते भी हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बोलते नहीं थे, जिनकी स्पीच बहुत डिलेड थी, लेकिन उन्होंने देख के बोलना शुरू किया। आजकल बहुत सारे बच्चों के लेसन्स जो हैं, एनसीईआरटी का काफी सारा सिलेबस जो है वो भी ऑनलाइन उपलब्ध है और बच्चे उस वीडियो को देख के बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। जरा मुझे ये भी एक्सप्लेन कीजिए सर, ये विजुअल लर्निंग और डिजिटल डिमेंशिया, इसमें फर्क क्या है? हम किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बहुत बहुत ही बढ़िया दृष्टिकोण आपने छुआ है। डिजिटल डिमेंशिया सुन के लोग अब यही सोच रहे होंगे कि क्या आज इतनी किताबें छप रही हैं कि सारे बच्चों को हाथ में किताब पकड़ा दिया जाए? मैक्सिमम किताबें डिजिटली उपलब्ध है। हम लोग जब एमबीबीएस के स्टूडेंट थे, डॉक्टर डीके गुप्ता बैठे हैं, हम लोग को एनाटॉमी हॉल में कैडेवर पे डिसेक्शन कराया जाता था। आज, उस समय कितनी डिफिकल्टी होती थी हमें याद है। आज 3D मॉडल उपलब्ध है जिससे बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ी। अब देखिए कहाँ डिफरेंस है। पैसिव डिजिटल टाइम, पैसिव स्क्रीन टाइम एंड
एक्टिव पैसिव स्क्रीन टाइम। पैसिव इसको कोई कहते हैं एक्टिव पैसिव, क्यों कहते हैं पैसिव मतलब आप बैठे हुए हैं, और एक्टिव मतलब ब्रेन आपका एक्टिवली काम कर रहा है, एक्टिवली लर्न कर रहा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ माइंड उसको बोलते हैं, न्यू लर्निंग हो रही है बिकॉज ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी, दोनों काम कर रहा है, मतलब आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं साथ साथ। मतलब पढ़ने की बात, फोटोग्राफिक मेमोरी एंड ऑडिटरी मेमोरी, ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू हेडोनिस्टिक स्क्रॉलिंग। हेडोनिस्टिक स्क्रॉलिंग में ब्रेन में एक तत्व रिलीज होता है डोपामिन, वो कहता है मोर मोर मोर, स्क्रॉल मोर, तो ज्यादा से ज्यादा रील देखो, ज्यादा से ज्यादा स्क्रॉल करो, बट फॉर नो पर्पस। दूसरा है लर्निंग, विजुअल लर्निंग जो आपने कही, उसमें ब्रेन में रिलीज होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जब लर्निंग होता है तो हैप्पीनेस और कंटेनमेंट की फीलिंग देता है कि आज मैंने कुछ नई बात सीखी। इसमें अंतर करना है कैसे, हर फोन में आपका एक तो स्क्रीन टाइम है, दूसरा ऐप बेस्ड स्क्रीन टाइम दिखाता है कि किस ऐप पे आपने कितना टाइम खर्च किया। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं इसको देख के, उसमें एक्चुअली वो स्क्रीन पे हैं लेकिन स्क्रीन पे नहीं भी है क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस लर्निंग प्रोसेस को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हेडोनिस्टिक स्क्रॉलिंग से, तब समझ में आएगा कि डोपामिन और सेरोटोनिन में क्या अंतर है, डीजेनरेटिव या डिजिटल डिमेंशिया कैसे आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी से अंतर है, और इनफैक्ट ब्रेन की कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं, आपकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। 2-3 लेकिन सावधानी बरतनी है। सोने के 2 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए। ब्लू लाइट स्क्रीन आपके ब्रेन के जो पिनियल ग्लैंड है उसमें डिस्टर्ब करता है, आपका सर्कैडियन नुकसान करेगा। बेशक आप पढ़ रहे हो, आप उस समय हार्ड कॉपी किताब पढ़ें। ये छोटा छोटा अंतर अगर करेंगे एक्टिव पैसिव लर्निंग, हेडोनिस्टिक स्क्रॉलिंग एंड विजुअल लर्निंग में, ये अंतर समझ में आ जाएगा लोगों को। इसी के साथ साथ एक और सवाल डॉक्टर अंशुमन, ये सवाल मैंने और 2 डॉक्टर से पूछा, लेकिन आपकी भी एक राय मैं इस पर लेना चाहूंगी, इसके बाद हम बाकी पैनलिस्ट के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज हमने कुछ देर पहले डिजिटल स्क्रॉलिंग को लेकर एक शो किया था, आज हम डिजिटल डिमेंशिया की बात कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जो जुड़ा हुआ है वो मोबाइल से ही जुड़ा हुआ है या फिर हमारे लैपटॉप से या हमारे स्क्रीन टाइम से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, आज की जनरेशन जिस तरीके से पूरी तरह डिजिटलाइज हो चुकी है, खुद को उसने लैपटॉप और मोबाइल की गिरफ्त में वो पूरी तरह से जकड़ चुकी है। आप आज के 10 साल बाद या 20 साल बाद, या आज की पीढ़ी जो स्कूल जा रही है, जो आगे जाकर कॉलेज जाएंगे, देश का भविष्य जिसको हम कहते हैं, आप कहाँ देखते हैं ऐसे बच्चों को? ऐसे बच्चे बेहतर करेंगे, और हार्ड कॉपी किताबें सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में पड़ी रहेंगी, घरों में किताबें नहीं होंगी। इस बात को तय मानिए। हमारा तय है, फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फ्यूचर है डिजिटल एरा का। अब इसी के बीच लाइन हमें कैसे खींचनी है, जो मैंने बात कही, पैसिविटी एंड एक्टिविटी। अगर आपके ब्रेन को एक्टिव रख रहा है डिजिटली तो आपका बेटरमेंट होगा, एक्सेप्ट जो मैंने बारिंग कही, स्लीप टाइम, सर्कैडियन डिस्टर्बेंस, ब्लू लाइट, इन सब चीजों का वाईफाई राउटर सोने से पहले ऑफ होना, इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो यही ब्रेन आपका बेटर डेवलप होगा। मोर इंफॉर्मेशन, आज आप देखिए अमेरिका में रिसर्च होता है, नेक्स्ट मोमेंट हमारे पास रिसर्च होता है। हम लोग नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी दिल्ली आते थे रिसर्च पेपर ढूंढने, तो लर्निंग बढ़ेगी, गैप कम होगा। और एरा डिजिटल वर्ल्ड का है, एरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर का जमाना आने वाला है। आप ये कह के टाल नहीं सकते हैं कि डिजिटल डिमेंशिया हो गया इसलिए फोन छूना बंद कर दो। आप उसको सिखाइए कि डिजिटल डिमेंशिया क्यों होता है, क्योंकि तुम पैसिव प्रोसेस में जा रहे हो, एक्टिव प्रोसेस में आओ। बच्चे देखिए बदल जाएंगे, और फ्यूचर हमारा यही है, फ्यूचर बेहतर है। हो सकता है कि बहुत बड़े देश और हमें अंतर खत्म हो जाए। ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज आप दे रहे हैं। देखिए, हमारी मकसद यही रहता है कि हम डराएं किसी को नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अलर्ट करेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, ये बताइए कि बच्चों के लिए आइडियल स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए, और क्या, क्योंकि आजकल तो देखिए बच्चे आंख खोलते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो सामने उनके फोन होता है, क्या ये सही है या नहीं? नवजोत बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस इसी तरीके से शुरू हो जाती है ना सुबह कभी कभी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि नवजोत, कि बच्चों में भी डिजिटल एडिक्शन हो रहा है, इसको डिजिटल एडिक्शन बोलेंगे हम लोग। और एडिक्शन इसलिए है बिकॉज वो सुबह सोते हुए, खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए, रात को सोने से पहले हर समय स्क्रीन पे कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो ये एडिक्शन को कम करना है। आइडियल जो स्क्रीन टाइम है, अगर 2 से 5 साल का बच्चा है, 2 साल से पहले तो आइडियली देना नहीं चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चे को 1 घंटा पर डे मैक्सिमम हाई क्वालिटी जो प्रोग्रामिंग है वो दिखानी चाहिए, वो भी लिमिट में, कौन सा उनकी इस एज के लिए अप्रोप्रिएट है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को 2 से 3 घंटे डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप और क्या उनका इंटरेस्ट है,
क्या कौन सा एरिया है एक्सपर्टाइज का जिसमें उनको देखना है, वो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिजिटल एडिक्शन को बच्चों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग डिजिटल स्क्रीन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एक तो डाइनिंग टेबल पे जब खाना खा रहे होते हैं, में ओवर ईटिंग होती है, ओबेसिटी होती है, बहुत सारे डाइटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और साथ में डिजिटल स्क्रीन का टाइम बढ़ जाता है। तो वहां पे हमें स्क्रीन नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में सोने के समय, सोने से आधा 1 घंटे पहले बिल्कुल डिजिटल स्क्रीन नहीं करनी चाहिए। उससे स्लीप की जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो खराब होती है, और क्वांटिटी ऑफ स्लीप वो भी हैम्पर होती है। उससे आपकी अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं मिलेगी, तो भी बहुत सारे हाइपरटेंशन और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे। इसके अलावा बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के लिए इंकरेज करना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 2 घंटे रोज बच्चों को बोलना चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर में क्या है, समझ जो हमारी जॉइंट फैमिलीज है, कि जो पेरेंट्स खुद हैं वो डिजिटली लगे रहते हैं, वो बच्चे उन्हीं को कर रहे हैं, उन्हीं को रोल मॉडल बना। तो कहीं ना कहीं आपको एक हेल्दी बिहेवियर दिखाना है एज ए रोल मॉडल। यही से सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, या फिर वो बच्चे हो। 2 सवाल, पहली बात तो ये कि कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि किस तरीके से हम जिस बात की जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं कि हम एडिक्टेड हो चुके हैं टुवर्ड्स मोबाइल फोन या लैपटॉप, तो डी एडिक्शन प्रोसेस वो कैसा होना चाहिए ये भी हम जानेंगे। डॉक्टर निराली भी हमारे साथ लगातार बनी हुई, डॉक्टर ज्योति भी हमारे साथ मौजूद है। कार्यक्रम ये हुई ना बात, और चर्चा आज हम डिजिटल डिमेंशिया की कर रहे हैं। किस तरीके से चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, डिजिटल दुनिया में हम किस तरीके से खो से गए और ये कैसे हमारी सेहत पर असर डाल रहा है, और साथ ही साथ समाज पर इसका कितना असर हो रहा है, इसी पर चर्चा हो रही है। डॉक्टर निराली भाटिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, डॉक्टर ज्योति हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अंशुमन है, और डॉक्टर डी के गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। निराली जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा एक रिएक्शन डॉक्टर ज्योति आपसे भी मैं लेना चाहूंगी कि अक्सर ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा जो स्क्रीन टाइम है, मैं यहाँ पर टीनेज ग्रुप की बात करूंगी, अभी तक हमने बच्चों की बात की, बड़ों की बात की, लेकिन जब हम टीनेज ग्रुप की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे एक हीन भावना का शिकार भी हो रहे हैं। You're right, नवजोत और अभी जब मैं सुन रही थी, मैं ये बात कहना चाह रही थी कि ऑल्दो ये गुड न्यूज़ चैनल है और हमें गुड न्यूज़ देनी चाहिए, बट बैड न्यूज़ ये है कि 1975 ऑनवर्ड्स ओवरऑल पॉपुलेशन का IQ घट रहा है। इट इज कॉल्ड रिवर्स ब्लिंड इफेक्ट, जिसका मेन कारण है कि हम डिजिटल यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब हम विजुअल एक्टिवेशन की बात करते हैं, दैट इज व्हेन यू सी समबडी डू समथिंग, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आप लर्न करते हो। लेकिन जब आप सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन मोड में होते हो, जब एक चीज़, बहुत सारी चीजें एक साथ आपके साथ हो रही होती हैं, तो उसका नेगेटिव न्यूरोकॉग्निटिव इफेक्ट होता है। तो टीनेजर्स के साथ जो अभी प्रॉब्लम मेजर आ रही है, पहली बात तो ये, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि अभी टीनेजर्स का ब्रेन डेवलप हो रहा है, और ये जो डेवलपमेंट है ये अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स चलती है। इस दौरान 2 तरह की प्रोसेसेस हो रही हैं। एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसमें आप चीज़ों में बेसिक रूट मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, ये चीज़ों की बात करें। दूसरी इमोशनल मैच्योरिटी की बात हो रही है, और जो इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल लर्निंग है, वो भी कॉग्निटिव, मतलब कि आपकी सोचने समझने की क्षमता को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है। तो यही कारण है कि आज की डेट में जो एडोलेसेंट्स हैं, वो ना सिर्फ उनका ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हैम्पर हो रही है, उनकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, अटेंशन हैम्पर हो रही है, बल्कि उनकी इमोशनल लर्निंग बहुत हैम्पर हो रही है, जिसके चलते उनमें इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लग रही हैं। क्योंकि जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, आप एंजॉय नहीं कर पाते हो चीजों को, आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, आप डोपामीन रश के मोड में हो, तो आप अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको माइंडफुल नहीं हो पाते हो, जिसकी वजह से ना आप अपनी भावनाओं पे काबू कर पाते हो, ना आप अपने बिहेवियर पे काबू कर पाते हो। तो हम बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिस में आजकल एडोलेसेंट्स देख रहे हैं जो इमोशनली बहुत अनस्टेबल महसूस करते हैं, और उसके चलते जो उनमें जो हीन भावना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और सोशल जो इंटरेक्शन है, उसमें ये भी स्टडी में आया है कि आज की डेट के जो एडोलेसेंट्स हैं, उनका ओवरऑल सोशल इंटरेक्शन मिलेनियल्स के मुकाबले में 1 घंटा डेली कम है। तो ये एक एवरेज है, आप अगर 1 to 1 देखें तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हीन भावना है, नेगेटिव बॉडी इमेज है, यही कारण है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, स्ट्रेस टॉलरेंस पुअर हो रही है, जिसके चलते सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। तो आप अगर ओवरऑल देखो तो हम एक बहुत बड़ा पैंडेमिक अभी फेस कर रहे हैं, विच इज
related to overuse of लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि एटलीस्ट लोगों ने साइकोलॉजिस्ट की अहमियत को समझा है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि अगर किसी को इस तरह का कोई इशू आता था, लोग जाते ही नहीं थे कहीं भी, क्योंकि उनको लगता था कि हम जाएंगे ही नहीं, सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या कहेंगे। एटलीस्ट अब लोग इस बात को समझ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि उनके अंदर इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि हमें एक बार जाके साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से एक बार कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए, ताकि हम खुद पर काम कर सके। अब जब खुद पर काम करने की बात आती है तो डॉक्टर निराली ये बताइए कि अभी तक हमने पाया है, हमने देखा है कि किस तरीके से ये हमारे ब्रेन को कैप्चर कर रहा है। ये बताइए, एक बच्चा या फिर बड़ा, एक आइडियल स्क्रीन टाइम उनके लिए कितना होना चाहिए, आर्ली बेसिस पे होना चाहिए, या हम किस तरीके से उसको देख सकते हैं, और अगर हमें उसको कम करना है तो उसके भी हमें साथ ही साथ कोई टिप्स दीजिए। नवजोत जी, सबसे पहले मैं अभी तक डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी थीसिस होने के बाद आप मुझे डॉक्टर बुला सकते हैं। अच्छा, हमारे पास आपका डेजिग्नेशन डॉक्टर के हिसाब से नो, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, सो मेरे नाम से ही एग्जिस्ट। जैसे आपने पूछा, सो इंडियन साइकियाट्री एसोसिएशन ने ही गाइडलाइंस निकाली हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि अंडर 3 years आइडियली स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। 3 to 5 1 hour of daily screen time, again उसे ब्रेक होना चाहिए इवन इन स्पैन्स ऑफ 20 minutes, लगातार 1 घंटा नहीं होना चाहिए। 6 to 9 में यू कैन हैव इट 1.5 hour and 2 hours के बीच में, एंड ओवरऑल अंडर 13 आप जब तक हो, इट कैन नॉट गो मोर देन 2.5 hours। अबाउट 13 3 hours इज अ गुड लिमिट, बट अगर हम उसे ब्रेक में लेते हैं, सो एनी विच वेज हमारा अटेंशन स्पैन अब 25 मिनट से ज्यादा का तो रहा नहीं, तो आप अपना स्क्रीन टाइम भी, जो स्पेशली एजुकेशनल स्क्रीन टाइम है या प्रोडक्टिव वर्क का स्क्रीन टाइम है, उससे भी ये हर 25 मिनट बाद एक ब्रेक लीजिए, एक गैप लीजिए, जो स्टैंड अप स्ट्रेच करिए, आईज की एक्सरसाइजेस करिए, क्योंकि बहुत कुछ इम्पैक्ट हो जाता है स्क्रीन के इन्वॉल्वमेंट से। सो दीज आर टिपिकल गाइडलाइंस। लेकिन इसके अलावा हमें फैमिली स्क्रीन टाइम रूल्स भी बनाने चाहिए। मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये रूल सिर्फ बच्चों पे लागू नहीं होता है, इट इज फॉर एवरीबडी। आज हमारे दादा दादी से लेके पोता पोती सबके पास मोबाइल या सबके पास स्क्रीन का एक्सेस है, तो एक फैमिली बैठ के साथ में अपने लिए स्क्रीन टाइम रूल्स बनाए, घर में स्क्रीन फ्री जोन्स क्रिएट करें कि जैसे खाने के टेबल पे नहीं होना चाहिए, स्टडी टेबल पे फोन नहीं होना चाहिए अनलेस आप वो डिवाइस पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हो, एक्सेट्रा। एंड बेड टाइम रूल्स बनाए, तो जब सारे फॉलो करते हैं इट लुक्स लाइक नॉर्मल, ऐसा नहीं लगता है कि मुझे पनिशमेंट मिल गई। एंड ओवरऑल स्क्रीन को भी आप एक रिवॉर्ड की तरह रखिए बच्चों के लिए, दैट इफ दे आर फॉलोइंग एवरी अदर थिंग देन गिव दैट लिटिल एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम एज अ रिवॉर्ड, नॉट बिकॉज आजकल हम ये भी देखते हैं कि बच्चे ने थोड़ा सा एक अचीवमेंट हो गया, मार्क्स अच्छे आ गए या 10th क्लियर कर लिया, 12th क्लियर कर लिया, डिमांड्स ऑफ वेरी हाई एंड मोबाइल डिवाइसेस या टैबलेट्स या लैपटॉप्स के भी पेरेंट्स पूरे करते हैं। तो ये आप सोच समझ के करिए। प्यार जताने के बहुत और तरीके हैं, बॉन्डिंग होगी दूसरे सब एक्टिविटीज से जो हम भूलते जा रहे हैं। जैसे छोटी छोटी बातें थी, घरों में बैठ के बातचीत करना, कैरम बोर्ड जैसे या बोर्ड गेम्स जैसे गेम्स वगैरह खेलना, ये सब। एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये एडिक्शन वर्ड जो है ना, हम आजकल बहुत लूजली यूज करते हैं, लेकिन क्लिनिकल एडिक्शन बहुत ही अलग होता है, डिफरेंट होता है। सो हैबिट और एडिक्शन में डिफरेंस समझिए। अगर वो हैबिट के जोन में है तो अभी इंटरवीन करके हम हैबिट बदल सकते हैं विदाउट एनी मेजर डैमेज। लेकिन तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हैबिट और एडिक्शन के सिम्टम्स किस तरीके से पहचाने जाएंगे? श्योर। सो हैबिट ये होता है कि जहां हम डेली बेसिस पे सेम एक्टिविटी करते हैं, लाइक ब्रशिंग, लाइक बेदिंग, तो हमें ये स्क्रीन का भी एवरीडे चाहिए ही चाहिए, इस वहां तक ये हैबिट है। ठीक है। अगर वो ना मिलने पे बेचैनी होती है, अग्रेशन होता है, या हम बहुत ही डिस्टर्ब महसूस करते हैं, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होने लगते हैं, ये सारी निशानी हो रही है क्लिनिकल एडिक्शन की तरफ। बिल्कुल, अगर हमने अच्छे तरीके से किया तो हमें बेचैनी नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस बात को समझाया है। हैबिट एंड एडिक्शन का फर्क है। यहीं से डॉक्टर अंशुमन आपके पास आते हुए मैं एडिक्शन वाले पार्ट को उठाऊंगी। आप एक नॉर्मल सी चीज देख लीजिए, यहाँ मैंने अपने आसपास बहुत देखा है, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, फोन अगर कहीं हमारा 15-20 मिनट के लिए खो जाए तो बेचैनी होने लग जाती है।
हमारा स्ट्रेस लेवल एकदम बढ़ जाता है। बच्चों में मैंने देखा है सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल। मैं तो सल्यूट करूंगा आपको कि कहां से ये ज्ञान आप लाती हैं। नहीं सर, ये आसपास दिख जाता है, आसपास के लोग ऐसा करते हैं, हम फील करते हैं, जो फील कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जिनको सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। आप उनसे फोन ले लीजिए, ऐसे वीडियोस भी बहुत ज्यादा आते हैं, आप उनसे फोन ले लीजिए और बच्चे किस तरीके से बेचैन होते हैं। मुझे अभी भी याद है कि बचपन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि अगर माँ बाप ने चॉकलेट या टॉफी नहीं दिलाई तो सड़कों पर या बाजार में या किसी दुकान में लेट जाते थे। आज की डेट में अगर उनके हाथ में से फोन उठा लो, फोन ले लो या उनको फोन नहीं दो तो ये इश्यूज शुरू होते हैं और ये रेगुलर है। बिल्कुल। देखिए, एक अपने पास साइकोथेरेपिस्ट बैठी हैं जो होने वाले समय थीसिस के बाद डॉक्टर होंगी, एक मनोचिकित्सक बैठी हैं। ये मानिए कि जिस चीज से जितना आप किसी को डिप्राइव करेंगे, उससे जुदा करेंगे, उतनी बेचैनी उसके लिए बढ़ेगी। तो उसका तरीका हमें ढूंढना है। जो बात आपने उठाई, दो टर्मिनोलॉजी कॉइन की गई, नोमोफोनिया एंड फैंटम रिंग। फैंटम रिंग कहते हैं कि बार बार लगे मेरे फोन बज रहा है, मेरे फोन बज रहा है। फैंटम रिंग मतलब झूठा घंटी बजना। नोमोफोनिया, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का नहीं होना, ये एक दो बेचैनी एडिक्शन के तौर पे इसको कॉइन कर दिया गया। आम पब्लिक कैसे समझे कि मैं एडिक्ट हूं या क्या हूं। ग्रुप में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप मोबाइल पे लग गए, अननोइंगली फोन पे हाथ चला गया, कुछ स्क्रॉल करने लगे, ड्राइविंग करते हुए स्क्रॉलिंग कर रहे हैं जिसका कोई रीजन नहीं है, ये खाना खाते समय स्क्रॉलिंग कर रहे हैं जिसका कोई रीजन नहीं है, मतलब आप एडिक्ट हो चुके हैं। अब इसको कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर नाली बिल्कुल सही बात। नो डिजिटल जोन घर में कैसे बना सकते हैं? जापान से आगे तो हम टेक्नोलॉजी में नहीं है। जापान में उनके कल्चर में एक कॉन्सेप्ट है इचिगो इची। जिस समय वो जो कर रहे होते हैं उसी प्रेजेंट मोमेंट में सचेतन अवस्था माइंडफुलनेस की स्थिति में, जैसे उनके पास एक टी जोन है जहां बैठ के सभी घर वाले या दोस्त लोग चाय पीते हैं, वहां मोबाइल अलाउड नहीं है। तो क्या हम भारतीय खाने की टेबल, पूजा की जगह, मेडिटेशन की जगह, पढ़ने की जगह, ऐसी जगहों पे कहीं कुछ कर सकते हैं? ये तरीका हो सकता है। अगर आपने ये चालू किया, सेल्फ रियलाइज करेंगे कि आप एडिक्ट थे, आपका स्क्रीन टाइम कम होने लगा। 14 दिन, बड़ी अच्छी किताब है एटॉमिक हैबिट, कहता है 14 दिन तक किसी आदत को ढाल लो अपने जीवन में, धीरे धीरे आप उसी के लिए एक्वेंट होते हो। और पूरी तरह उतारने के लिए जिंदगी में 180 डेज चाहिए। अब बात है, हमारी मनोचिकित्सक ने कहा कि देखो समस्या तो है, मैं भी मानता हूं समस्या है, पैंडेमिक है, लेकिन एक सुलेमान मुस्तफा की किताब है द कमिंग वेव। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कमिंग वेव है, वी कांट स्टॉप इट। तो हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है टू अडॉप्ट इट इन बेटर वे। हाउ टू इंप्रूव द लाइफ। कहां फोन करने की झंझट, ये लेटर लिखने की झंझट, पोस्ट कार्ड भेजते थे, 1 महीने बाद चिट्ठी पहुंचती थी, फिर लेटर आता, आज आसान हुआ। इसके बेटर वर्जन को हमें अडॉप्ट करना है, वर्स्ट वर्जन को छोड़ना है। स्क्रीन टाइम की जो बात आपने कही, उसमें बड़ी अच्छी स्टडी आई है कि जो डिजिटली काम नहीं कर रहे हैं उनके लाइफ में 12 to 15% ऑफ द वेकअप टाइम, मतलब कोई इंसान 16 घंटे अगर जगता हो तो उसका 12 से 15 मतलब 3 घंटे से अंदर अंदर स्क्रीन टाइम कर सकता है। उसका 70% एक्टिव लर्निंग, 30% हेडोनिस्टिक, जो भी आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखना है। ये एक फॉर्मूला है, अगर दर्शक अपने जीवन में उतारे तो शायद बेहतरी की तरफ और कम्युनिटीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए यहीं से डी एडिक्शन वाले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि कैसे, जो डॉक्टर अंशुमन ने भी बहुत अच्छी बात कही, यहीं से डॉक्टर डीके गुप्ता, बच्चों में कैसे चेंजेस लाए जाए, ये बताइए। देखिए, बच्चों में हम काफी सारी बातें कर चुके हैं कि बच्चों में चेंजेस कैसे लाने हैं, चाहे हम बात करें स्क्रीन टाइम की कैसे कम करना है। अब बात करते हैं क्या सेकेंडरी एक्टिविटीज में बच्चों को एंगेज कर सकते हैं जिससे जो प्राइमरी प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम की वो कम हो जाए। सबसे बढ़िया बात तो है कि जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज है उनको बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो, ब्रेन के अंदर स्टिमुलेशन हो, लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, उससे थिंकिंग कैपेसिटीज बढ़ेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो उसमें पजल्स को कैसे सॉल्व करना वो करना चाहिए, रीडिंग हैबिट डालनी चाहिए, बुक्स कैसे रीड करनी चाहिए वो देखना आना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले कर सकते हैं उनके बारे में उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करना चाहे, कोई लॉन टेनिस है, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई गेम है जिसमें वो कैसे एंगेज कर सकते हैं, उससे डिसिप्लिन भी बनेगा बच्चे के अंदर, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी इंप्रूव होगी, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी और कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ेंगे और स्क्रीन टाइम कम होगा। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में, एडिक्वेट स्लीप बहुत चाहिए। बच्चों को 8-9 बजे के बाद उनको बोलना चाहिए कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद करना है, गो टू बेड जाना है।
8 से 9 घंटे की स्लीप चाहिए। ये बहुत सारी स्टडीज में प्रूव हो गया है कि अगर 8 से 9 घंटे से कम स्लीप ले रहे हैं आप और क्वालिटी स्लीप नहीं मिल रही है तो बाद में आपको ओबेसिटी है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों में क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो डाइट है उसको हेल्दी करना है, मतलब डाइट जो फ्रूट्स में रिच हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, होल ग्रेन्स हो, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन ग्रोथ के लिए, वो उनको हमें इंक्लूड करना चाहिए। प्रोसेस शुगर को, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज आजकल जैसे स्क्रीन टाइम का बढ़ावा हो रहा है, ऐसे ही जंक फूड का भी एक एडिक्शन हो रहा है। घर में पिज्जा बर्गर ये सब चीज चल रही है, फ्राइड खाना चल रहा है, कहीं ना कहीं ओबेसिटी को बढ़ावा दे रहा है और स्क्रीन टाइम को भी बढ़ाते हैं। तो इसको अगर हम कम कर सकते हैं तो हेल्दी डाइट इंप्रूव हो जाएगी और बच्चों की मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस दोनों इंप्रूव हो जाएंगी। सोशल इंटरेक्शन बच्चों को बहुत कम होगा। घर में आप देखते होंगे, बैठे होंगे, एक साथ बैठे होंगे, बट वो आपस में बात नहीं कर रहे होते, अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन जो बच्चों की फैमिली है, घर में है, उसमें बढ़ावा देना है। प्लस स्कूल के अंदर आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ानी है, सोशल एक्टिविटीज गैदरिंग्स बढ़ानी है, जिससे इंटेलिजेंस बढ़ेगा और साथ में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होंगी और स्क्रीन टाइम। तो अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटीज को यूज करते हैं तो प्राइमरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति, आपकी क्या राय है इसको लेकर? सब लोग बिल्कुल सही राय दे रहे हैं। ओवरऑल देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट आई वांट टू पॉइंट आउट हियर। जब भी मैं पेरेंट्स के बीच में बैठती हूँ या पेरेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ, वो हमेशा ये बोलते हैं कि आप बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा कर पाए। सो आई थिंक समवेयर पेरेंट्स हैव टू नो कि प्रैक्टिकल है कि नहीं है, करना तो यही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू सी कि अगर नहीं देंगे बच्चा तो वो गुस्सा होगा, परेशान होगा, या बाकी बच्चों को देख के उसको हीन भावना होगी कि हमें नहीं मिल रहा है ये चीज। तो हम उन छोटी छोटी चीजों पे ना फोकस करें जो हमें लगता है कि अरे बच्चा परेशान हो रहा है। वी हैव टू लुक एट द लॉन्ग टर्म थिंग। लॉन्ग टर्म थिंग इज दैट इट इज हार्मफुल बच्चों के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, बुड्ढों के लिए, सबके लिए हार्मफुल है। तो हार्मफुल है, हमें कंट्रोल करना है। और दूसरी चीज, जैसे निराली भी बोल रही थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडिक्शन एंड अ habit, but habits turn into addiction. So we have to focus on healthy habits. तो healthy practices की बात डॉक्टर अंशुमन ने भी की है, डॉक्टर डीके ने भी की है। तो healthy practices को हमें वापस से अपने रूटीन में लाना है, जिसमें नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज को हमने रूटीन में लाना है, जिसमें हमें अगर हम हाथ से वो चीज कर सकते हैं तो उसे हाथ से करें। अगर आप हाथ से लिखेंगे तो उससे न्यूरोकॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। आजकल जो हम सब चीज टाइप कर रहे हैं, बशर्ते इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है और उनका जमाना आने वाला है, बट उसका डाउन साइड यही है कि हमारा ब्रेन जो है वो कम काम करेगा और हम एक्सटर्नल, जैसे आप एक SD कार्ड लगा देते हैं, हमारी मेमोरी बाहर लग जाएगी, तो न्यूरोलिंक की बात करने लग जाते हैं, वो चीज है। बट एट दिस मोमेंट जो बेसिक्स डेवलप करने हैं, आप लिखना हाथ से शुरू कीजिए, आप आर्ट हाथ से बनाइए। प्लीज 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 डोंट यूज चैट GPT टू राइट योर एसेज। आपका दिमाग इमेजिन कैसे करेगा, क्रिएट कैसे करेगा? हाउ एंड व्हाई क्वेश्चंस को ज्यादा इंक्लूड करना होगा बच्चों के साथ। निराली जी, चलते चलते एक आखिरी आपकी भी टिप को इंक्लूड करना चाहेंगे, किस तरीके से हम खुद को और बच्चों को डी एडिक्ट कर सकते हैं मोबाइल से? तो स्टेप नंबर 1, पहले तो ये एक्सेप्ट करिए कि ये हार्मफुल है एंड हम एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सेप्टेंस जब होती है तभी उस पर काम करने की इच्छा एंड अवेयरनेस रहती है। उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बहुत सारे सोल्यूशन उसी टेक्नोलॉजी में भी हैं। एवरी फोन आज एक स्क्रीन टाइम ऐप के साथ आता है, वहां पर आप कंट्रोल लगा सकते हो कि मेरा एंटरटेनमेंट यूज है, यानी जो मेरे सोशल मीडिया एप्स है या जो मेरे नेटफ्लिक्स या ऐसे वाले कोई भी एप्स है जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, जहाँ पे मेरा पैसिव इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिवली बिल्कुल भी नहीं, उन्हें मुझे कितना टाइम देना है ये आप लिमिट सेट कर सकते हैं। फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स वो लॉक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंस्टाग्राम को दिन में 20 मिनट रखा है, तो आप कभी भी टोटल 5-5 मिनट के गैप पे करो या 20 मिनट साथ में करो, उसके बाद वो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए लॉक हो सकता है। सो यूज दैट टेक्नोलॉजी। नंबर 3, जैसे हम बचपन से सुनते आते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सो अभी इट इज टाइम टू रिपीट ऑल दोज ओल्डन डे बॉन्डिंग गेम्स फिजिकल वर्ल्ड में। स्पोर्ट्स डिजिटली भी अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे फिजिकल स्पोर्ट्स से रिप्लेस कर लीजिए।
फिजिकल स्पोर्ट बच्चों की लाइफ में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो रिक्रिएशन के लिए हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, बट इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एंड मल्टीपल स्पोर्ट्स में भी कोई नुकसान नहीं। एंड लास्ट दैट लाइक यू नो माय को पैनलिस्ट आल्सो सेड कि आज का दर्द बच्चों का, उस पे इतनी चिंता मत करिए कि उसका फ्यूचर भी दर्दनाक बन जाए। बिल्कुल। सो लाइक यू नो सिंपल एग्जांपल, बच्चे अप टू 72 आवर्स बिना खाए सिर्फ पानी पे भी रह सकते हैं। सो लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स ही हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा टैंट्रम कर रहा है, खाना नहीं खाएगा, गुस्सा करेगा वगैरह। करने दो, बट पुट योर फुट डाउन। बिल्कुल। चलिए, वक्त वक्त बस इतना ही है। तमाम खास मेहमान आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल डिमेंशिया क्या है, कैसे हम इसका शिकार होते जा रहे हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है और बचना क्यों जरूरी है, ये भी हमने अपने तमाम पैनलिस्ट से जाना। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।